नमस्कार। आशा है आप कुशलपूर्वक होंगे एवं प्रसन्नचित्त होंगे। पर हमारे देश में जो वातावरण है वो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को प्रसन्नचित्त नहीं रहने देगा। हमारी प्रसन्नता हमारे आसपास घटित जो कुछ भी आसपास इंसान के चलता है वो उसकी मन स्थिति में अवश्य कौतूहल पर्याप्त शब्द नहीं होगा, पीड़ा देता है। बड़ी अच्छी बात है, मानसून का सत्र लोकसभा का फिर शुरू होने जा रहा है, इस बार का दूसरा। और मुझे प्रसन्नता होगी कि जब बजट का भाषण हो और अधिकतर उस भाषण को आप ना सुन पाएं क्योंकि आपने वहाँ पे गिद्ध और सैयार चुन के भेजे हैं। 50-55 के व्यक्तियों को इतनी समझ और अकल नहीं है कि वो कॉलेज में जा रहे हैं या लोकसभा में। वो एक को तो देखिए, वो टी शर्ट डाल के जो जाता है वहाँ अपने वो मसल दिखाता है, अपने पैक्स दिखाता है। वो किसको दिखाने जाता है वो पैक्स? शायद आपको, क्योंकि आप उससे बड़े प्रभावित हैं। बहुत अच्छा नेता है हमारा। एक वो लाल टोपी वाला युवराज है। सच में देखिए तो इस देश में, मेरे इस देश में जो लोकतंत्र है वो ऐसे नमूनों के लिए है जो कुछ भी कहीं भी कभी भी कह देंगे क्योंकि उनको पूर्णता स्वतंत्र है। लेकिन आम मानव को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कहीं किसी की बेइज्जती हो गई। अभी देखिए कि अब वो कावड़ यात्रा में अगर नाम लिखने को कह दिया तो कैसे भौंक रहे हैं हर जगह। नाजी का फरमान। एक वो हमारे अजीम शायर हैं मुंबई में बैठे हुए, उनको भी जोश आता है और वो ये सब बोलने लगते हैं बीच बीच में। मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप किसी भी कार्यालय में काम करने जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, आपको अपना कार्ड नहीं पहनना पड़ता? उसमें नाम नहीं लिखा रहता? आपको उससे अपनी अटेंडेंस नहीं लगानी पड़ती? हर किसी को पता हो कि ये कौन आदमी जा रहा है? तो ये नाम लिखने में क्या हर्जा है भाई? आपने तो बस हर चीज़ का, हर बात का विरोध करना है। और हम ऐसी जाति हो चुके हैं देश के अंदर बैठे हुए, क्योंकि हमें इतनी स्वतंत्रता मिल चुकी है कि हम जितनी भी स्वतंत्रता की दवाइयाँ थी वो सब घोल के अंदर पी गए हैं, सिर्फ अपने निजी हित के लिए। आज गुरु पूर्णिमा है। उन गुरुओं को जिन्होंने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में मोर्चा निकाला था डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ, मैं उनको लानत भेजता हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे गुरुओं को और गुरुआइन को, खासकर जिन्होंने ये मोर्चा निकाला। जब आप समयबद्ध नहीं हो सकते, जब आप नियमबद्ध नहीं हो सकते, तो आप शिष्य को कैसे सिखाएंगे? इन्हीं राज्यों में कई जगह यही गुरुआइन जो हैं या यही गुरु जो हैं वो बालक या बालिकाओं को पीटते होंगे डंडे से। देर से क्यों आए हो? आपको क्या अधिकार है ऐसा? फिर आपको सैलरी तो, पगार तो अपनी डिजिटाइज चाहिए, वो तो फटाफट
मेरे खाते में आ जाए और आपको डिजिटल अटेंडेंस लगाने में आपको एक शैया, मृत्यु शैया दिख रही है, क्योंकि आपको बस जो चल रहा है उसी में जीना है। ज़रा सा बदलने को कह दो, ज़रा सा चेंज होने को कह दो, हाय तौबा हाय तौबा। माताजी पिताजी, वो तुम्हारे माताजी पिताजी नहीं हैं जो ये सियासी बने बैठे हैं, ये नेता हैं और एकदम वो निजी हित साधने के लिए आए हैं, देश का हित साधने नहीं आए हुए। अधिकतम मान के चलो, और जिनको तुम पूजते हो खासकर, मैं तो कहता हूँ ये परिवार जो है जिसके ये गुलाम हैं, सेवक हैं, जैसे ये रमेश हुए, नाम देखिए इनके कैसे हैं, और एक राजपूत हैं, एक वो खेड़ा हैं, पवन खेड़ा हैं, क्या क्या है। मैं तो कहता हूँ हिंदू, तुम्हें लानत है कि तुम इनके घर पे सामान तक भेजते हो खाने का, क्योंकि ये लोग तुले हुए हैं, तुले हुए हैं। हिंदुओं को तो खैर कुछ फ़र्क पड़ना नहीं। मैं तो आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ऐसी सोशल मीडिया पे हिंदुओं को जागृत करना, इनको समझाना छोड़ दीजिए, ये नहीं समझेंगे। और इनको जब तक दोबारा लात नहीं पड़ेगी, ये दोबारा गुलाम नहीं होंगे और अपने मन का कुछ न कर पाएंगे, तब जाके इनको होश आएगी, तब भी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, तब ये सैयार की तरह मुंह ऊंचा करके रोएंगे, ज़रूर अवश्य रोएंगे, तो इन्हें रोने दीजिए। जी, महाराणा प्रताप अकेले लड़ते रहे, क्या बाकी राजा नहीं थे उस समय हिंदू? शिवाजी महाराज अकेले लड़ते रहे, क्या बाकी और राजा हिंदू नहीं थे? मतभेद मतभेद पाले रखा, लेकिन उनको मरने दिया। अकेले लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनको नहीं फ़र्क पड़ सकता, इनको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। अभी ये दो घटनाएं जो मैंने, दो बातें आपको भी शुरू में बताई, चाहे वो नाम लिखने की हो या डिजिटल अटेंडेंस की हो, ये क्या है? ये सिर्फ केवल तेजी हितित्व है या दूसरों को मूर्ख बनाना? तो इनको समझाने से कोई लाभ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मोदी जी अकेले, वो भी आज के समय में अकेले ही लड़ रहे हैं। कोरोना काल में ये लाल टोपी वाला जो शहजादा है, इसका पिता, इनको अगर वैक्सीन ना दी होती और ये ना होते आज इस दुनिया में, तो क्या होता? उस समय क्या 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 कहा गया कि ये वैक्सीन मत लो, ये किसकी वैक्सीन है, ये ऐसे मत करो। ये आपको मारना चाहते थे, करोड़ों में मरते तो इनको खुशी होती, लेकिन आज तुम इन्हें दोबारा चुन चुन के आगे भेज रहे हो कि वह ये वहाँ जाके संसद में सिर्फ और कुछ नहीं गंद मचाएं। इनको कोई मतलब नहीं है राष्ट्र से, इनको कोई मतलब नहीं है किसी उन्नति से। ये कभी कभी एक वर्ग का, कभी दूसरी जाति का, बस यही मुद्दे लेके ये अपने 5 साल निकाल देंगे। ये कैसा आडंबर है, क्या लोकतंत्र है ये? एक वो हैदराबाद वाला, क्या हमारे इलेक्शन कमीशन को पता नहीं कि वो कैसे जीत के आ गया? एक वो वहाँ खातून बैठी है वेस्ट बंगाल में, क्या इलेक्शन कमीशन को पता नहीं कि वो वहाँ पे कैसी इलेक्शन होती हैं और वो कैसे जीते जा रहे हैं बार बार? तो क्या है इस लोकतंत्र का मतलब? क्या है कि आप छुरे की नोक पे, आप गोली के दबाव में आप दूसरे लोगों को आप दबाए जा रहे हो, बिठाए जा रहे हो, और आप अपना बस उल्लू सीधा किए जा रहे हो। मैं कहता हूँ इनको लानत भेजिए। इनके साथ कोई भी रिश्ता रखने से, दीदी कहते हैं उसको, अरे मेरी ऐसी बहन हो मैं उसकी दोबारा शक्ल ना देखूं। ये हाथ जोड़ जोड़ के उसको इन्होंने राष्ट्र दीदी बना रखा। शर्म आनी चाहिए आप सबको। उसको दीदी का शब्द उसके लिए प्रयोग करते हो। मैं तो मोदी जी आपसे अनुरोध यही करता हूँ, पहले हमारे इस ढांचे को बदलना पड़ेगा। हिंदू नहीं संभलेगा, नहीं रुकेगा, नहीं सीखेगा। आप कितना भी इनको आदरपूर्वक कहते रहिए,
यहाँ हम लोग सिर्फ डंडे की भाषा जानते हैं, दूसरी भाषा हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखती। हाँ, आपने कह दिया स्वच्छ हो गया कुछ हद तक भारत, लेकिन मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, आप पीठ तो मोड़िए कुछ साल, देखिएगा कितना स्वच्छ रहता है। आदतें नहीं जाती, गंज का इलाज नहीं होता। मैं आपसे अनुरोध यही करता हूँ कि यहाँ पे लोकतंत्र, मैं कहता हूँ, निष्क्रिय हो चुका है। इसलिए हमारी पद्धति को बदलने का, गवर्नेंस के पैटर्न को बदलने का कुछ इंतज़ाम कीजिए, वरना हम तबाही की तरफ तो जा ही रहे हैं। आपसे अनुरोध ये भी है मोदी जी कि आप अगर कुछ बिल के तरीके से, कोई ऑर्डिनेंस के तरीके से, किसी भी तरीके से 2 बच्चे जिसके हैं इस देश में, उसके ऊपर अपने जनसंख्या रखने वाले या अपने बच्चे रखने वाले, उनको ये बनाए हुए फ्री के मकान आवंटित मत कीजिए। आपसे अनुरोध करता हूँ, जो 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके भी हैं, उसकी अगर वो सरकारी नौकरी में है, उनकी इंक्रीमेंट्स रोक दीजिए, उनको फ्री का या सब्सिडी राशन बंद कीजिए। ये जब तक नहीं करेंगे हमें सख्ती करनी पड़ेगी यहाँ, वरना हमारा कोई इसका उपचार नहीं है। हम इतने बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं कि हम उठ नहीं पाएंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो भी 2 बच्चे से ज़्यादा इस देश में लेके चल रहा है, उसको ये अभी तो फ्री राशन मिले जा रहा है, तो वो फ्री राशन भी कम से कम तो उसका एक्सपेंस कर्टेल करिए। 2 बच्चों से ज़्यादा का फ्री राशन मत दीजिए। अजी, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप इतना सद्भावना से सबका साथ, सबका विकास किए जा रहे हैं, गाली तो तब भी आपको दिए जा रहा है। आप तो पक्षपात कर रहे हैं। वो कहीं ऐसे आके कहते हैं नाजी का हुक्म आ गया। क्या आपको कौन कौन सी गालियां नहीं देते? तो भाई, जब आप कहते हैं कि आप हैं बेशर्म आदमी हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप सारा बंटाधारी कर रहे हैं, तो उनको करके दिखा दीजिए, इनको समझा दीजिए कि इनको कहाँ बैठना होगा। हमें एक ऐसी पद्धति में जाना चाहिए जो ये फजूल का बकवास और झूठ फ्रेब चलाते रहते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा शब्द है देशद्रोह। क्या ये लोग देशद्रोह नहीं कर रहे? क्या गांधी नेहरू परिवार ने राष्ट्र के साथ देशद्रोह नहीं किया? क्या वो जो वहाँ बैठी खातून है वेस्ट बंगाल में, वो देशद्रोह नहीं कर रही? क्या जब राम सेवक जाया करते थे, मुलायम सिंह ने वो देशद्रोह नहीं किया था? ये सब के सब देशद्रोही हैं। इनको बर्दाश्त करना एक आम मानव के लिए कठिन होता जा रहा है, लेकिन हम हैं कि हम उसी ढर्रे पे, उसी पद्धति पे चले जा रहे हैं। मेरा ये सुझाव है और अनुरोध है, अगर आप कुछ कर सकें तो पहले इस पे कीजिए। हम कितने अजीब और विचित्र लोग हैं। अभी 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि 41 तक ये धर्म के अनुयायी जो हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी, वो बहुमत में आ जाएंगे, उसे पूछ रहे हैं भाई तुमने कैलकुलेट कैसे किया? अरे बाप के बाप, तुम अपने आप कैलकुलेट कर लो और उसको 20 साल बढ़ा लो और 50 साल बढ़ा लो। तुम तो बेशर्म हो, तुम्हें कोई फर्क थोड़ा पड़ना है। तुम्हें जितने भी साल गुजरने हैं वो गुजरने हैं। 10 साल पहले के 10 साल बाद में क्या फर्क पड़ना है? और हमारे साथ आखिर होगा वही जो अब दिख रहा है सामने साफ साफ, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाएंगे, और रोकना चाहते नहीं तो रोक कैसे पाएंगे? लेकिन कुछ कदम तो ऐसे लीजिए
जिससे कम से कम राष्ट्र का नुकसान, राष्ट्र का अहित इतना बड़ा ना हो जाए। माननीय मोदी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर विकसित हो भी गया ये राष्ट्र तो ये किसको सौंप के चले जाएंगे हम लोग, ये विचार करने की बात है। चलिए अगली बार फिर किसी और विषय पे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, विचार करेंगे। तब तक मंगल कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, हो चुके हैं, कामना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपने घरों में वापस जा पाएँ। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।